तुहरी जे बानी छठी मैया, तुहरी जे बानी छठी मैया, बहंगी घाटे पहुँचाए। मैं जो हूँ, मेरी सोच, मेरा विचार, वो जाती तौर पे मैं बनारस से कनेक्ट करती हूँ। मैं और दिलेर मेहंदी, हम दोनों साथ गोरखपुर में रोज उनके घर में जाकर सीखते थे। 84 में जब दंगे हुए तो वो वहां से वापस चले गए। कोरस इतना जरूरी है कलाकारों के लिए करना। वो जमाना ऐसा था कि लोग मुंह पे तारीफ या आलोचना कर भी देते थे और हम उसे सुन रहे हैं। हमें कहाँ से वो ताकत लाऊं कि मैं इस समय गाऊं, कि अभी हमें 1 घंटे पहले पता चला कि माँ कुछ ही महीनों की मेहमान है। वो जो वहाँ पे 800 की भीड़ है या 8,000 की भीड़ या 80,000 की भीड़ है, वो क्या सोच रहे हैं वो सोचना पड़ेगा, वरना तो घर में रियाज करिए। यू आर परफॉर्मिंग फॉर देम। खुले मन से देने वाले, जिनके मन में धन का लोभ नहीं था, जिनके पास देने को समय ही समय था, अब वैसे गुरुओं की कमी है। पंडित किशन महाराज जी सामने बैठे थे और खड़े होकर उन्होंने कहा कि तुम लोगों को लगता है तुम लोगों ने ठीक बजाया है जो एक और आइटम का अनाउंसमेंट तुम लोगों ने कर दिया। सब चुपचाप साज लेकर उतर गए। जलील नहीं हुए तो फिर दर्द कहाँ से आएगा। कुछ रियलिटी शोज में जहाँ तक स्तर बना रहा तो मैंने किया। उसके बाद सिर के बल खड़े हो गए। वो लोग बुलाते रहे, मैं गई नहीं। फिर साहब ने मुझसे कहा कि मालिनी, फिल्म का अच्छा गाना, बड़ा गाना है, बड़ी पिक्चर है। मैंने कहा ये लिरिक्स मैं नहीं कहूँगी। किसी भी अंचल के रहने वाले हों, आपको अपने क्षेत्र का खान पान, परिधान, बोली और गाना कुछ तो आना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, फिर जब कहीं मजाक उड़ रहा होता है तो आप भी साथ बैठ के ताली बजा रहे होते हैं। वहां आपको खड़े होकर के कहने की जरूरत है कि हेलो, आपको पता नहीं ये क्या बोला गया है, इसका मतलब ये होता है। नमस्ते दर्शकों, आपका स्वागत है ताल तत्व की पॉडकास्ट सीरीज में। आज हमारे साथ हैं अवध की शान और हमारी मेहमान पद्मश्री मालिनी अवस्थी जी। कन्नौज की खुशबू, मिर्ज़ापुर की मिट्टी और लोक संगीत की आत्मा पद्मश्री मालिनी अवस्थी जी ने अपनी साधना से एक ऐसा नाम बनाया जो कि किसी परिचय का मोहताज नहीं। भातखंडे की गोल्ड मेडलिस्ट और अपनी पहचान स्वयं रचने वाली विलक्षण व्यक्तित्व। नमस्कार मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी पॉडकास्ट सीरीज़ में। मैं बहुत 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 ब्लेस्ड हूँ कि आप इस पॉडकास्ट सीरीज़ में आपने आने का हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और आप आज हमारे समक्ष हैं। आपको देख पाना ही मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। नमस्ते ऋचा, और बहुत बहुत आशीर्वाद। खूब खुश रहिए, इतना अच्छा आप काम कर रही है। सारे कलावंतों की जीवन यात्रा, उनके संघर्ष और उनके तजुर्बे को नई पीढ़ी के सामने लाना ये बहुत बड़ा काम है और बहुत जरूरी भी, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे आपने जैसा बताया लोगों के इसमें साक्षात्कार हुए और हमारी आपकी बात कई महीनों से चल रही है, लेकिन वो सिलसिला नहीं बैठ पा रहा था। तो मुझे खुद बहुत खुशी है कि आज हम रूबरू हैं और सबके सामने हैं। थैंक यू सो मच मैम। धन्यवाद। तो मैम, हम आपकी शुरुआत से आपके बारे में जानना चाहेंगे। आपके बचपन में आपकी माताजी ने और पिताजी ने आपका बहुत सही साथ दिया और आपने ताई जी से सीखना शुरू किया। तो हम जानना चाहेंगे कि संगीत ने आपको कैसे चुना या आपने संगीत को कैसे चुना? कला चुन लेती है। देखिए, कला का मामला दूसरी जगहों से फर्क है। कला अपने आप जो अंश हो किसी भी व्यक्तित्व में, किसी बच्चे में, तो वो कला फिर वो अपने हिसाब से पूरा ऐसा एक वातावरण रचती है, ऐसे घर में जन्म देती है, या फिर किसी गुरु के पास पहुंचना है तो वैसी परिस्थिति का निर्माण कर देती है। मुझे तो अब बिल्कुल अपने मामले में ऐसे ही लगता है, अपनी जिंदगी को जब देखती हूँ, क्योंकि मैंने ऐसे घर में जन्म लिया जहाँ बहुत ही खुले मन का परिवार, शिक्षित परिवार, लेकिन संगीत से कोई नाता नहीं था, कोई नहीं गाता था, न माता न पिता। और ताई जी का जिनका जिक्र किया, उनसे मैंने औपचारिक संगीत की शिक्षा नहीं, संस्कार लिया पूरा घरेलू संगीत का। और लेकिन कमाल की ये बात थी कि पिताजी माताजी को श्रेष्ठ संगीत है क्या, इसकी बड़ी अच्छी समझ थी। और मैं हमेशा नए बच्चों को भी कहती हूँ कि पहली तालीम, पहली शिक्षा अच्छा सुनने की है। आपके कान में बचपन से क्या संगीत, कैसा स्वर गया। तो हमारी सुबह आराधना भजनों के कार्यक्रम से तो होती थी,
रामचरितमानस बजता था। और न जाने कैसे पिताजी उस जमाने में पंडित रविशंकर साहब और उनकी अल्लाह रखा खां साहब के साथ जुगलबंदी, बिस्मिल्लाह खां साहब जी की, ज्योतिका रे जी की भजन, और उस समय एक बहुत खूबसूरत एल्बम था इंडियन क्लासिकल सॉन्ग्स फ्रॉम फिल्म्स, जिसमें लता जी, मन्ना डे जी के बड़े कमाल के 50-60s के गोल्डन एरा के गाए हुए गाने अच्छा सुनने का बहुत उन्हें शौक था। और उसी से मुझे लगता है कि वो शौक परवान चढ़ गया और पिताजी माताजी को ये लगा कि इसे सिखाना चाहिए। और इस तरह से हमारी शुरुआत हुई, अपने गुरुओं तक पहुंचे। ये लंबा सफ़र रहा। शुजात हुसैन खां साहब रामपुर घराने के हमारे बहुत आला दर्जे के उस्ताद और कलाकार, और फिर पटियाला घराने से ताल्लुक़ रखने वाले उस्ताद राहत अली खां साहब, उनसे सीखा। और ये सारी तालीम मेरी गोरखपुर में हुई। उसके पहले मिर्ज़ापुर, जैसा आपने जिक्र किया, झांसी, सब जगह पिताजी के तबादले होते रहे, लेकिन सीखने का सिलसिला नहीं रुका, गाती रही। और एक बात मिर्ज़ापुर के बारे में ज़रूर कहूँगी कि मैं जब कन्नौज से जन्म लेके वहाँ पहुँची, तो एक चीज़ जो मुझे याद है कि उस समय विंध्याचल में बड़े सुंदर कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत, उपशास्त्रीय संगीत के होते थे। सितारा देवी जी, गुदई महाराज जी, स्वयं मेरे गुरु अप्पा जी वहाँ गाने आती थी, और हम लोग बचपन में सब 5-6 साल के रहे होंगे, बैठ के सुनते थे। और उस समय के कुछ गाने मैं हमेशा गुनगुनाती थी, जैसे सूरजमुख नाजेब, हाय राम, बिंदिया के रंग उड़ा जाए। तो ये दादरे गाने की परंपरा में पूरा बंग की खुशबू पहुंच गई थी कि ये जानना है, ये सीखना है। तो जैसे हमेशा कहते हैं कि बहुत सारी गलियों से गुजर करके आपको कहीं रोशनी दिखती है, तो उसी तरह बस सीखते हुए हम लोग ना, ऋचा मैं 60 वर्ष की हुई इस साल, तो मैं यदि अपनी तालीम की बात कर रही हूँ तो मैं 55 साल पहले का सफ़र बता रही हूँ। 50 साल तो याद की पूरी सफ़र, यानी वो ज़माना जब गुरु या सिखा रहे हैं तो हम सवाल नहीं पूछते थे, वो करते थे जो गुरु कह रहे हैं। तो उन्होंने यदि आज कहा है कि आज 20 दिन यही राग चलेगा तो यही राग, 10 दिन यही अलंकार चलने हैं तो यही, अब आज से आप गज़ल सीखेंगे, या सिर्फ 3-4 दिन, अब सिर्फ 20 दिन भजन ही, कीर्तन ही। तो उससे एक सबसे अच्छी बात ये हुई कि सारी चीज़ें सीखी, सारी चीज़ों की समझ भी आई। बचपन ऐसे बीता, और संग संग घर का भी जो वातावरण था, उसमें संयुक्त परिवार में हर खुशी के माहौल में सबका जुड़ना, इकट्ठा होना, और वहाँ पर संगीत की भूमिका, इससे उस छोटी उम्र में भी मैं समझने लगी थी कि उत्सव और संगीत एक दूसरे के पूरक हैं। और इंसान जब बहुत प्रसन्न होता है तभी गाता है, तभी नाचता है, तभी बजाता है। जिसे कुछ नहीं आता वो नाच सकता है। और वो आप देखें यदि कि कोई किसी से आप यदि कह दें कि कोई भाई उठ के जरा नाचो, तो कोई नहीं नाचेगा, लेकिन बारात में हर व्यक्ति नाचता है, क्योंकि वहां उसको देखे जाने या जज किए जाने का भय नहीं होता। वरना इंसान की सबसे जो चरम आनंद का जो क्षण, वो नाचता है, यानी उत्सव। तो उत्सव धर्मी समाज की जो दृष्टि दिखी, उसमें समाज संगीत की भूमिका और घर परिवार लोक की समझ आई। तो मैं ये कह सकती हूँ कि बचपन से संगीत के संग संग समाज में भी संगीत की भूमिका, एक गुरु के रूप में, शिष्य के रूप में उनका क्या क्या भूमिका है, कंपोजर क्या करता है, उस्ताद क्या करता है, और वही एक साधारण सा गीत बन जाता है तो कैसे हजारों लोगों की भीड़ को रत जगह में जोड़ लेता है। ये सारी समझ बचपन से आई। और फिर धीरे धीरे, चूंकि क्लासिकल म्यूजिक की तालीम शुरू से थी, तो राग रागनियों के माध्यम से बंदिशें और बंदिशों का साहित्य, उनका लालित्य, हर स्वर कैसे, वही 12 स्वर हर राग को अलग कर देते हैं, और कोई राग ऐसा नहीं जो नीरस हो, हर राग कितना सुंदर। तो बस सौंदर्य, जो एस्थेटिक्स जिसको बोलते हैं म्यूजिक का, वो भी बस समझ में आने लगा। तो एक बार जब आप मजा लेने लगते हैं, एंजॉय करने लगते हैं, तो रास्ता खुद दिखने लगता है। तो मैम, आपने तालीम की बात करी। एक सवाल हमारे ऑडियंस के लिए आपसे है कि आपकी उस्ताद शुजात हुसैन खान से रामपुर घराने में तालीम हुई, और फिर राहत अली खान साहब से आपकी पटियाला घराने में, और फिर पद्म विभूषण गिरिजा जी से आपकी बनारस घराने में तालीम हुई। तो ये तीनों का मिश्रण आप में है, तो आप अगर इनकी तीनों घराने की विशेषताएं बताएं तो वो क्या होगी? देखिए, है तो सब कुछ एक ही, लेकिन एक गुरु शिष्य परंपरा के हवाले से गायकी इवॉल्व होती है। एक घराने में बंदिशें हैं उनकी, सुर का लगाव या कहने का तरीका ऐसा है, उस
गुरु ने अपने शिष्य को, अपने बेटे को, पोतों को सिखाया, तो वो इस तरह से शिष्य परंपरा चलती है। मैं इसमें 2 बातें कहना चाहूंगी। घरानों पे बहुत बात होती है कि अमुक घराना या इस घराने में, हालांकि आज यूट्यूब वगैरह आने से ये बहुत मैं कहूँगी अब फासले मिट गए हैं बहुत सारे, और ये थोड़ी जड़ता कम हुई है। लेकिन इसके दोनों एस्पेक्ट हैं, पहली बात तो। लेकिन हम लोग ने जिस समय हम सीख रहे थे, तो इतना, पहली बात तो हमें इतनी आज़ादी नहीं थी चुनने की कि हम किस घराने में सीखेंगे। मैंने कहा ना, कला चुनती, उस्ताद अपने शागिर्द को चुन लेता है, गुरु को शागिर्द चुनता है। यदि मैं आपको अपनी सिर्फ जिंदगी के हवाले से बताऊं तो रामपुर घराना, सहसवान घराने में सुर को लगाने का जो अंदाज है वो एक अलग ही, उसमें एक बड़ा रस है, बहुत सुंदर। जैसे आप राशिद भाई को सुनते हैं कि एक कमाल का, एक लरजता हुआ, एक खनकता हुआ, एक गाने का एक बहुत खूबसूरत अंदाज रामपुर सहसवान घराना। यहाँ तक कि सिर्फ क्लासिकल नहीं, बल्कि आप आजकल के लोग तो नहीं सुने होंगे, लेकिन बदायूं सहसवान घराने के कुछ कलाकार जो बड़े कमाल के कव्वाल भी थे, जैसे जाफर हुसैन खान साहब बदायूनी वगैरह, कमाल गाते थे। तो एक बड़ी मुलायमियत और अंदाज बड़ा खूबसूरत है रामपुर सहसवान घराने का, मिठास का। और पटियाला घराना तो हम सब जानते हैं कि उसकी चमक, पटियाला घराने की चमक, गले की तैयारी और तान और मुश्किल 12 सुर के पलटे की तानों के संग चीज को ऐसा आसान बना करके कहना जैसे कि कुछ मुश्किल है ही नहीं। तो हमारे जो उस्ताद थे राहत अली खां साहब, वो अपना उस्ताद तो बरकत अली खां साहब को मानते थे, और उनकी रिहाइश रहना लखनऊ में ही हुआ। वहां से वो समय नया नया आकाशवाणी खुला था, जॉब के लिए वो आए। मुझे अभी भी लगता है कि उनके फन के हिसाब से उनका वो नाम और वो स्थान, वो प्रसिद्धि नहीं मिली। हम लोग बड़े नसीब वाले थे, हम उनसे जो ले सके। लेकिन 4 पट क्या 6 पट 8 पट जो भी होते हैं सब गाते थे वो, ठुमरी, दादरा, क्लासिकल, लेकिन हर चीज में पटियाला अंदाज की खासियत थी। और बहुत कम उम्र थी तो वो बहुत असर भी उसका जल्दी आ गया मुझ पे। अच्छा, मजे की बात है कि वहां से मैंने भातखंडे में सीखा, तो यहाँ पंडित गणेश प्रसाद मिश्र जी थे जो बनारस घराने के अंदाज से ही सिखाते थे। मैं गाती रही, प्रोग्राम भी शुरू हो गए थे और सिलसिला अच्छा चल निकल गया, रियलिटी शोज में चली गई। लेकिन मन में जो बचपन में आपको पूरा बंग की बात कही कि भाती थी सिद्धेश्वरी देवी जी, भाती थे अप्पा जी, और लखनऊ से थी, तो कैसे कोई बेगम अख्तर साहिबा से ना मुतासर हो। और ये खास बात है कि आप देखें कि बेगम अख्तर साहिबा की भी जो ट्रेनिंग थी वो पटियाला घराने की थी, उनके जो उस्ताद थे। लेकिन फैजाबाद में रही तो इसलिए पूरब का बड़ा खूबसूरत एक अंग था उनमें, वो भाता था। तो बनारस में चूंकि मुझको बचपन मिर्जापुर में, तो वही जो वहां पर अप्पा जी को बैठे देखा था मैंने, तो ये लगता था कि मैं जो हूँ, मेरी सोच, मेरा विचार, वो जाती तौर पे मैं बनारस से कनेक्ट करती हूँ। जो बनारस में एक फक्कड़पन है, एक बहुत बेलौस बिना दिखावे का प्रेम है, मिलनसारी है, जहाँ पे कण कण में संगीत है, बोलना भी जहाँ संगीत है। और बस अप्पा जी के पास जब सीखना मैंने आरंभ किया, और ये मैं बताऊं कि वो बहुत पहले ये सिलसिला बन जाता जब मैं पढ़ रही थी भातखंडे में। तो एक मुलाकात हुई जिसमें वे आई थी और उन्होंने कहा था कि आप साथ में सीखें, और तब हो नहीं पाया था क्योंकि मेरी शादी तय हो गई। तो वो जमाना भी अलग था कि सोच ही नहीं सकते थे कि जा कर के सीखेंगे, उस तरह की फैमिली में सोच ही नहीं थी हम लोगों की। और जब 10 साल बाद ऐसा कुछ हुआ कि मैं उनके पास पहुंची सीखने, तो पहली चीज उन्होंने यही कही कि बेटा, तुम्हें मैंने सुना है और तुम बहुत अच्छा गाती हो, लेकिन बनारस घराना अलग है, यहाँ ठहराव चाहिए, यहाँ सुकून चाहिए, और पहले जो सीखा है वो भी बहुत अच्छा सीखा है। तो नई बात सीखने के लिए मैं ये तो नहीं कह सकती कि पिछली चीजें भूलो, लेकिन जब तक पिछली चीजें रहेंगी तो नया चीज आएगा कैसे, इसका सवाल का जवाब तुम खुद ढूंढो, मुझसे उन्होंने कहा। और मैंने उनको जवाब दिया कि मुझे कुछ नहीं आता, आप समझिए इसरा बिसरा सब भूल चुकी हूँ। मुझे कुछ, जब मैं आपके पास आई हूँ तो समझ लीजिए मुझे कुछ आता ही नहीं। और मैं जब उनके पास गई हूँ सीखने, तो आप ये माने कि उस समय मेरी उम्र थी 30 साल की थी मैं जब उनसे सीखने गई हूँ। 2 बच्चे हो चुके थे और मैंने कहा कि अब शरण में ले लीजिए। तो अप्पा जी ने जब बैठा करके सिखाना, तो पहली ही चीज उन्होंने कि सारे घरानों में बनारस ही एक ऐसा घराना है जहाँ जितना आदर ध्रुपद को है, उतना आदर यहाँ पर एक पूर्वी को है, कजरी को है।
लेकिन बेटा एक शब्द का, एक पंक्ति का जो कहन है, उसमें गायकी से चमत्कार नहीं है, यहाँ से चमत्कार है। यदि रियाज है, स्वर को के रस में भीगना आरंभ कर दिया है, तो साहित्य समझो। बनारस साहित्य को समझ के संगीत का कहन है, बोल बनाओ है। कहने में लोगों को लगता है, लेकिन जो डूबेगा वही काशी का संगीत गा सकता है। तो बस फिर बनारस के ही हो गए हम तो आपने जो ये मतलब इसीलिए मैंने कहा लंबा उत्तर, इसको कैसे संक्षेप में बताएं। लेकिन जो पुराने सुनने वाले हैं, कभी कभी मतलब मैं उदाहरण देती हूँ, क्योंकि म्यूजिक वाले बहुत सुनेंगे। एक बार क्या हुआ, मंजरी सिन्हा जी हैं जो अब इस समय यूएस चली गई हैं, बहुत कमाल की सीनियर म्यूजिकोलॉजिस्ट हैं और बहुत उनकी प्रशंसा और आलोचना का बड़ा महत्व सभी कलाकारों के जीवन में रहा है। तो आज से 10-12 साल पहले उन्होंने सुना, तो एक दिन मुझे फ़ोन किया। कई बार सुन चुकी थी, लेकिन उन्होंने फ़ोन किया और मुझसे कहा कि मालिनी जी, मैं एक बात कहना चाहती हूँ आपसे। मैंने कहा जी। मंजरी जी का तो कुछ भी कहना, और ख़ासतौर पे वो सीनियर हैं, फ़ोन कर रही थी। मैंने कहा दिलचस्पी से मैंने उनकी बात सुननी चाहिए कि आप क्या कहना चाहती। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप इतना कमाल का इस समय पूरा बंग गा रही हैं, लेकिन मुझे ये भाता है कि आपने उसमें, आपका अंदाज अलग है और आपके उस्ताद राहत भाई की उसमें झलक आती है। तो मैंने जैसे ही सुना तो मुझे बहुत हैरत हुई, क्योंकि मैंने कल्पना नहीं की थी कोई उनको जानता होगा, क्योंकि बहुत पुरानी बात हो गई। हमारे उस्ताद से राहत साहब का इंतकाल हुआ है 94 में, पुरानी बात हो गई। तो मंजरी जी ने बताया कि मैं खुद सीखी हूँ उनसे लखनऊ में, तो वे उनको जानती थी 70s 80s के हवाले से। तो उन्होंने जब कहा तो पहली बार मुझे इल्म हुआ, खुद मुझे जानकारी हुई कि अनजाने में जो आपने सीखा है वो तो कहीं जाता नहीं। सुना हुआ शब्द भी सब ब्रह्मांड में रहता है, तो सीखा हुआ कहाँ जाएगा। तो वो शायद इसको कहते हैं ना कि आपका अपना, अपनी शैली, तो घराने तीनों ही है, तीनों रहेंगे। बिल्कुल। मैम, आपने अपनी शिक्षा और भातखंडे की बात करी, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आपने लखनऊ विश्वविद्यालय में सुबह में हिंदी, संस्कृत, पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई करते थे, शाम में आप भातखंडे में वोकल सीखते थे, और सैटरडे संडे को आप राप्ती गोमती ट्रेन से गोरखपुर सीखने जाते थे। तो ये तीनों आपने कैसे बैलेंस किया? बिकॉज आज के डेट में तो एक बैलेंस करना मुश्किल है, तो आपने ये कैसे बैलेंस किया? ये हमारी आज की जनरेशन जानना चाहती है आपसे। मैं तो आज भी कर रही हूँ। अब सुनने पे लगता है कि कुछ किया, उस समय तो लग नहीं रहा था। सच कहती हूँ ऋचा, मुझे लगता है ना मुझे लग रहा था, ना हमारे घर में माता पिता ये एहसास कराते थे। ये ज्यादा जरूरी है। मुझे लगता है कि आजकल थोड़ा करने पे भी माता पिता को लगता है बच्चे ने देखो कितना किया, लेकिन बचपन और जवानी की जो पोटेंशियल है ना एफर्ट करने की, वो लिमिटलेस है। दरअसल पूरे इंसान की फितरत जो है मेहनत करने की, उसकी कोई सीमा नहीं है। हाँ, बांध लिया आपने कि अंधेरा हो गया, अब देर हो गई, 2 दिन तो कर लिया, अब क्या, तो फिर ये आप बेड़ियां खुद डाल रहे हैं। मेहनत करने में मैं मेहनती शुरू से रही हूँ, आज भी बहुत मेहनत करती हूँ। आज भी घर परिवार बहुत कुछ संतुलन बनाना ही पड़ता है। सीखने की प्यास मुझ में बहुत रही ऋचा, आज भी है। आपने मेरे 3 गुरुओं का नाम लिया, मुझे लगता है 10-15 मेरे गुरु हैं जिनका नाम शायद कोई जान ना पाएगा। बहुत सारे ऐसे लोग कलाकार जिनको सुन के सीखा, देख करके सीखा। ये आप पे है कि आप क्या सीखना चाहते हैं। सूरज तो सबके लिए रोशनी देता है, कौन सा फूल उसकी ओर मुंह, सूरजमुखी उसी की ओर टकटकाई लगा के देखता है। तो मेरी ऐसी जिंदगी रही। और ये बात मैं और बताऊं कि सीखने का मेरे अंदर, मैं थोड़ा शुरू से अपनी सोच को लेकर के बहुत टिपिकल मौलिक कह लीजिए रही। जब विश्वविद्यालय में मेरा एडमिशन हुआ था, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयाग विश्वविद्यालय, और अब की बार हमको जब उन्होंने बुलाकर ऑनरेरी डॉक्टरेट दी इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने, तो मैंने वहां पे अपनी स्पीच में यही कहा कि मैंने कभी यहाँ दाखिला लिया था और वापस चली आई थी, लेकिन वो शायद प्रारब्ध चाहता था कि मैं यहीं पढ़ूँ, और मैंने दाखिला लखनऊ में ले लिया वापस जाके। मतलब मैं गई, हॉस्टल गई, एडमिशन हुआ, और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में दाखिला लेने का कारण ये था कि सबको मालूम था कि उस समय इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का म्यूजिक फैकल्टी में पंडित रामाश्रय झा जी इतने गुणी वहाँ पर थे, और सबको ये था कि अच्छा गाती है तो वहाँ अच्छा सीखेगी। इसलिए मैं गई, और पता नहीं क्या मन में आया, और मैंने कहा नहीं, मैं लखनऊ रहूंगी, लखनऊ से सीखूंगी। सबने कहा विश्वविद्यालय में तो संगीत नहीं, मैंने कहा कोई बात नहीं, भातखंडे में है, वहाँ सीखेंगे। दिन में हम यूनिवर्सिटी जाते थे, वहाँ भी मैंने विषयों के लेने में भी, तो हमने कहा कि इंग्लिश नहीं लेनी है मुझे, भारतीय हूँ तो संस्कृत पढ़ूंगी। तो संस्कृत मेरी शुरू से रही, तो संस्कृत, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री। और 3 बजे फ्री होते थे, 4 बजे क्लास भातखंडे में लगती थी, 2.5-3 घंटा वहाँ करके आए,
और फिर शनिवार इतवार का सिलसिला ऐसा हुआ कि पिताजी का जब तबादला हो गया गोरखपुर से, तो खां साहब हमारे इतने, मैं बार बार उनकी तारीफ करूँ, अद्भुत गायक थे। और सबसे बड़ी बात, बहुत मन से बाद में सिखाने लगे थे। क्योंकि जब मैंने सीखना शुरू किया तो मेरी कोई उम्र नहीं थी, 12-13 साल थी। तब तो पता नहीं, मुझे नहीं लगता वो क्या मुझ में देखते थे। कौन कलाकार, कौन इतना बड़ा गवैया, टॉप ग्रेड का आर्टिस्ट 12-13 साल की लड़की में इन्वेस्ट करेगा, इतना उदारता से सिखाएगा। उसे क्या पता बच्चे की क्या जर्नी है या क्या आगे निकलेगी। ये उनका आशीर्वाद है। मैं और दिलेर मेहंदी, हम दोनों साथ गोरखपुर में रोज उनके घर में जाकर सीखते थे। 84 में जब दंगे हुए तो वो वहां से वापस चले गए। 84 में पिताजी का भी तबादला हो गया, लखनऊ आ गए। लेकिन मैंने कहा कि, और उस समय लखनऊ में एक से एक आला म्यूजिक डायरेक्टर्स थे, जो आकाशवाणी भी कमाल का था लखनऊ में, बहुत कमाल का एक म्यूजिक का कल्चर था। लेकिन मैंने कहा नहीं, हमको वो उन्हीं से सीखना है। धन्य मेरी माँ जहाँ भी है, और बड़ी कमाल की बात है। क्या अब तो जितना सोचती हूँ तो मुझे लगता है कितने कितने जन्म लें तो माता पिता के ऋण नहीं चुका सकती संतान। और वो रोज हर सारे काम छोड़ करके हम लोग चल देते थे। फ्राइडे को खत्म किया और इंटरसिटी चलती थी, शाम को चले जाते थे, रात वहाँ गए, पूरा दिन सैटरडे और संडे ओवरनाइट चले, मंडे को क्लास में। दोनों दिन, 2 दिन शनिवार इतवार वहाँ पे रहने से, गाना भी वहाँ, प्रोग्राम भी करना, आर्टिस्टों से मिलना, सीखना, यहाँ तक कि कोरस करना। कोरस इतना ज़रूरी है कलाकारों के लिए करना। खूब कोरस गाए मैंने वहाँ पर लखनऊ में। भातखंडे में तो हम लोग के बाकायदा एक बैंड कंपनी थी जिसमें हम लोग एक साथ मिलकर के 10-12 लोग गाते थे। वो देश गीत हो कि वो चैती हो, कुछ भी हो, एक साथ। ग्रुप एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, जो आजकल ऋचा नहीं है। सब इंडिविजुअल आर्टिस्ट हैं आजकल। मैं वोकल की बात कर रही हूँ इस समय, क्योंकि डांस में तो ग्रुप कोरियोग्राफ, वहाँ उल्टा है। डांस में सोलो डांसर्स कम हो रहे हैं, ग्रुप एक्टिविटीज ज़्यादा कोरियोग्राफ दिखते हैं। लेकिन वोकल आर्टिस्ट, गायक आला बनने के लिए आपको निश्चित रूप से समूह में अभ्यास करना ज़रूरी है। 10 लोग के साथ गाइए, 10 लोगों के सामने गाइए। जिस समय आप गलत कर सकते हैं, इस बात को स्वीकार करके गुरु की टोक के संग सीखने की आदत पड़ जाए। हम लोग जब सीखते जाते थे तो बहुत लोगों को पता चल गया था, तो रोज शाम को महफिल लगने लगी थी लखनऊ में, वो गोरखपुर में, कि भाई राहत भाई क्या बड़ा अच्छा गा रहे बच्चे। तो लोग अपना ऑफिस से काम करके, यार पता चले 20-20 लोग वहां पे जुटने लगे, बाकायदा उनके लिए तो महफिल हो रही है। हम तो ये कि हम कुछ सीख रहे हैं, और उसमें हम जो गा रहे हैं उस पर राय भी बन रही है। वही लोग कह भी रहे। अच्छा, वो जमाना ऐसा था कि लोग मुंह पे तारीफ या आलोचना कर भी देते थे, और हम उसे सुन रहे हैं, सुनकर उससे सीख भी रहे हैं कि आज क्या बात अच्छी लगी, क्या नहीं। तो ये सब भी मुझे लगता है पार्ट ऑफ तालीम है सारे लोगों के लिए। तो बस ये समझ लीजिए कि हर क्षण को जिया, हर क्षण को एंजॉय किया, हर क्षण में जीवन की सार्थकता समझी। लगा कि ये चला गया तो ये पल दोबारा नहीं आएगा, लेकिन दूसरा काम भी उतना ज़रूरी है, तो वो भी उपेक्षित ना हो। और मुझे लगता है जो लोग तबीयत से बहुत दिखावटी नहीं है, दिल से देना चाहते हैं, तो वो फिर सब कर लेते हैं। ये आज कोई भी यदि कहना चाहे कि देखिए मुझे कितने लोग मिलते हैं, मैं एक बात ये ज़रूर बोलूँ, ऋचा आपने सवाल पूछा है, तो बहुत लोग कहते हैं कि पढ़ाई में बहुत अच्छा था इसलिए गाना अभी कैरियर, नौकरी ले ले, करियर ले ले, मैंने छुड़वा दिया या ये करा दिया। या उल्टा होता है कि पढ़ाई छूट गई या पढ़ाई पे उतना ध्यान नहीं दे पाया क्योंकि ये कर रहे थे। आपको पता है, मैं तो अभी इतने सालों बाद मैंने बताना भी शुरू करा, मेरी तो 12th में यूपी बोर्ड में भी रैंक थी, और मेरे ग्रेजुएशन में मेरे को गोल्ड मेडल मिला था हिस्ट्री ऑनर्स में लखनऊ विश्वविद्यालय में 86। तो वो साल ऐसा था कि 88 में जब मैंने निपुण पास किया MUs, तो मुझे लखनऊ यूनिवर्सिटी से भी और भातखंडे से दोनों साल, दोनों में गोल्ड मेडल मिला, जिसमें मेरी इस साल शादी हुई। तो कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे थे हम, हाँ मेहनत ज़्यादा कर रहे थे। ये तय था कि इतना समय पढ़ाई का है, इतना समय गाने का, एंड परफॉर्म कर रहे थे। आई वॉज ऑलरेडी परफॉर्मिंग आर्टिस्ट, और मुझे ये नहीं याद आता कि माता पिता ने कभी टोका हो कि तुम पढ़ लो, या ये प्रोग्राम आ गए हैं तो ये एग्जाम आ गए हैं तो ये नहीं करना है। तो ये सिंसियरिटी अपने आप होनी चाहिए। यदि आप में इच्छा है कि आप एक्सेल करें, तो आप फिर हर चीज़ को आपको महत्व देना पड़ेगा। और हाँ, ये आसानी से नहीं होता, बिना मेहनत के नहीं होता। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर अ टफ लाइफ, बी प्रिपेयर्ड टू एक्सर्ट। आप ये दोनों चीज़ें करने को यदि तैयार हैं तो क्या है मुश्किल, सब आसान है।
जी मैम, आपने अपनी माताजी का ज़िक्र किया, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी 17 मई 2006 में आपका गंडाबंधन हुआ था बनारस में और आपकी माताजी की तबीयत ख़राब होने के बावजूद भी वो गाड़ी में बैठ के आपके साथ गई थीं। तो मैं जानना चाहूँगी मैम, आपको अपनी माताजी से भी तो बहुत इंस्पिरेशन मिलता होगा? देखिए, हर बच्चे की पहली गुरु माँ है और जैसे-जैसी ख़ास तौर पे बेटियाँ जैसे-जैसे बड़ी होती जाती हैं, खुद माँ बनती हैं, वो अपनी माँ को की और कदर करती जाती हैं, दिन दूनी। मुझे लगता है संसार में हर इंसान सबसे करीब अपने माँ के होता है और जैसे-जैसे उम्र बीतती जाती है, वैसे-वैसे हर ख़ास तौर पे बेटियाँ अपनी माँ के और करीब अपने आप को महसूस करने लगती हैं क्योंकि उन्हें समझ में आता है कि कैसे उन्होंने किया होगा, ज़्यादा। और मेरे इस सिलसिले में तो मुझे इसलिए ज़्यादा लगता है क्योंकि उस दौर में बेटी को गाना सिखाना और उस दौर में बेटी को जो वो चाहती है करने देना साथ-साथ, ढाल की तरह साथ-साथ, साये की तरह साथ-साथ रहना। गुरु यदि मुझे सिखा रहे हैं तो साथ बैठी हैं, मैं गुरु के घर जा रही हूँ तो साथ बैठी हैं, मेरी रिकॉर्डिंग है, मेरी प्रोग्राम है, मेरे संग सबको पता था कि मालिनी को आना है तो माँ साथ आएँगी। उन्होंने कभी साथ नहीं छोड़ा और इसकी वजह से कितना कुछ उन्होंने सैक्रिफाइस किया होगा और उनकी वजह से मेरे पिताजी ने कितना सैक्रिफाइस किया होगा। भाई पिताजी की वजह से तो माँ ने किया होगा, घर छोड़ करके। तो वो कमाल का उनका और तो जितनी मेरी तरक्की देखती थी, मैं जो कुछ करती थी, तो एक एक बात ये है कि उनको ये डर था और कि शादी के बाद गाना नहीं चलेगा। और जैसे हर माँ को होता है, तो मुझे कई लोग उनको बोलते थे जब कि इतना क्यों सिखा रही हो? क्या किस लिए इनको प्रोग्राम शुरू करा दिया? शादी के बाद कहाँ गाना बजाना करेगी? होगा भी नहीं। उस ज़माने में लड़कियों की शादी का मतलब भई परफॉर्मिंग आर्टिस्ट का मतलब था कि आप दिल्ली, बम्बई जाएँ, वो तो कोई स्टार होते हैं जो बाहर से आते हैं, हम लोगों के बीच के लोग कहाँ होते हैं जो स्टार हों? ऐसे में उन्होंने भी हमारी यही कंडीशनिंग कर रखी थी कि देखो बेटा, तुमने सीखा है तो तुम्हें गाना भी है, इसलिए जो भी स्टेज प्रोग्राम्स हैं तुम शादी के पहले जो भी चाहो कर लो। शादी के बाद इसकी मैं गारंटी नहीं दे सकती कि तुम कैसे घर जाओ, क्या हो। तो जब शादी हुई और मेरा गाने का सिलसिला धीरे-धीरे फिर से मैंने वापस सँभाला, तो सबसे खुश वही थी। तो लखनऊ जब मैं आती थी रिकॉर्डिंग के लिए रेडियो की, टीवी के, बच्चों को गोद में लिए, खुद लेने आती थी स्टेशन और साथ में बैठती थी बड़े गर्व से। और वो दिन मैं कभी नहीं भूलती कि आकाशवाणी की रेडियो का सालाना जलसा था, मेरा प्रोग्राम था और मैं पहुंची हूँ और मैं तैयार हो रही हूँ तब तक पिताजी बहुत चिंतित और उन्होंने कहा कि तुम बस तैयार हो, इनका बस टेस्ट करा के अभी हम लेकर आते हैं शाम को। तो आश्चर्य, मेरे फादर खुद ही डॉक्टर थे और हम लोगों को शाम तक पता चल गया 4-5 बजे कि माँ को कैंसर और काफ़ी एडवांस स्टेज का कैंसर है और वो गिर गई थी तो उनको फ्रैक्चर हो गया था, उसी से पता भी चला। हम तो धक से हो गए और मैं रोने लगी और मैंने कहा मैं तो नहीं जाऊंगी गाने। 6 बजे शाम को प्रोग्राम था। माँ ने ऐसे हाथ लिया मेरा और मेरे अपने सर पे रखा है, खाओ मेरी कसम, गाने तो जाना पड़ेगा, इसी दिन के लिए सिखाया था, तुम हमें सुख देना चाहती हो ना, गाने जाओ। और मुझको ये नहीं समझ में आ रहा था मैं कहाँ से वो ताकत लाऊं कि मैं इस समय गाऊं, कि अभी हमें 1 घंटे पहले पता चला कि माँ कुछ ही महीनों की मेहमान है। मैं जैसे-तैसे, याद नहीं अब तो पहुँची और जब मैंने स्टेज से देखा, तो सामने देखा फ्रंट रो में मेरे पिताजी बैठे थे। उतरा हुआ चेहरा लेकिन बैठे ताली बजा रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। मैंने उनको देखा और मैं बस घर लौट कर आई, पापा जब लेने के लिए वापस साथ में गाड़ी में जा रहे थे। तो उन्होंने बताया माँ ज़िद करी कि हमेशा हम लोग आगे बैठ कर के देखते हैं उसका प्रोग्राम। तुम जाओ, जैसा था वैसा ही रहना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए। तो माँ कैसी होती है और माँ का क्या कमिटमेंट था आप इसे समझ सकते हैं। तो जब अप्पा जी ने कहा कि हम तुम्हारा गंडा बंधन करेंगे बनारस में, तो उनसे ज़्यादा खुश कोई नहीं था। एज़ अ स्टूडेंट, एज़ अ डिसाइपल हमारे लिए तो गर्व का, गौरव का क्षण था। लेकिन अब माँ के लिए शायद संतोष की, जैसे एक पौधे को आपने खाद पानी दी, फल लग गया, ये वाला जो आनंद था। और 2006 17 मई उन्होंने ज़िद की हम जाएँगे। बहुत मना किया सबने, लेकिन वो गईं और मुझे भी अब आज संतोष होता है कि वो सामने बैठ कर उन्होंने पूरा दिव्य नज़ारा देखा और 3 महीने बाद वो नहीं रहीं, ठीक 3 महीने बाद। तो माँ का तो बहुत बड़ा हाथ है और मुझे लगता है कि गुरु का, माँ का, क्योंकि ये तो आपको उस समय पता नहीं चलता ना जब आप छोटे हैं। बाद में तो
आप अपनी मेहनत, अपना जज्बा, विवेक सब इस्तेमाल करने लगते हैं, लेकिन उंगली पकड़ करके ले जाने वाली तो माँ पिता ही होते हैं, गुरु तक ले जाने वाले माता पिता होते हैं। मैम, आपने गंडा बंधन की बात करी। हम लोग बहुत सुनते हैं गंडा बंधन के बारे में। हाँ। ये क्या है गंडा बंधन? ये बहुत वाजिब सवाल पूछा है, क्योंकि सारे आर्टिस्ट्स का आप इसमें पॉडकास्ट लेती हैं और बहुत सारे कलाकार, पूरी बिरादरी जो देखती है। गंडा बंधन यानी जहाँ गुरु ने शिष्य को अंतर मन से स्वीकार कर लिया। अब तुम मेरे अंश हो, मेरा सिखाया कहा हुआ अब सीधे तुम्हारे भीतर संप्रेषित होगा। और दूसरा ये कि अब दुनिया में ऐलानिया तुम कह सकते हो कि तुम मेरे शागिर्द हो। ये गंडा बंधन का अर्थ है। जो बनारस का मैं जो अपने गंडा बंधन का जो मैं जिक्र कर रही थी, वो कमाल का बनारस में जब हमारे यहाँ, हम लोग का बड़ा सौभाग्य रहा ऋचा कि हम गुरु शिष्य परंपरा से अप्पा जी से सीखे। उस तरह की सीख जो आज बहुत सारे लोगों के लिए शायद सपना होगी। गुरु शिष्य परंपरा हम सुनते हैं। होती क्या है गुरु शिष्य परंपरा? गुरु शिष्य परंपरा वो जहाँ आप 24 घंटा उस्ताद के संग रहें, उन्हें सोते जाते देखें, उठते देखें, पूजा करते देखें, कैसे वो मेहमानों से मिल रहे हैं वो देखें, उनके विचार क्या है, दर्शन क्या है वो देखें, मंच पे जाना देखें, उनका व्यवहार देखें, उनकी सेवा करें, उनके कष्ट को कम करें। ये गुरु शिष्य परंपरा है। तो हम लोगों का 20 साल अप्पा जी के साथ, क्योंकि परिवार था अपना, तो वहां से आकर जब रह पाते कलकत्ता में, बनारस में, साथ में रह करके सीखना, अप्पा जी से बहुत बहुत पाया। जीवन बदल गया, मैं तो यही कह सकती हूँ, गुरु की कृपा। तो जब सीखने के बाद उन्होंने कुछ समय बाद कहा कि अब गंडा बांधेंगे तुमको हम। तो भाई क्या होना है? तो पता चला कि बनारस में उत्सव होगा। और उस उत्सव में उस दिन जो हमारे उसमें हुआ, तो ये कितनी खूबसूरत बात है कि पूरी एक संगीत समाज, उनका आमंत्रण, बुलौआ, उनका आना, उनके उस संगीत समाज जो प्रबुद्ध, और भी काशी का प्रबुद्ध संगीत समाज, उनके सामने गुरु यानी अप्पा जी ऐलान कर रही हैं सबके सामने कि भाई ये मालिनी अवस्थी हैं, हमसे सीखती आई हैं, और आज इनको हम गंडा बांधने जा रहे हैं। लेकिन गंडा बांधने से पहले क्या सीखा इन्होंने, ये भी गाकर सुनाएंगे। तो सुनाओ बेटा। बगल में गुरु बैठी हैं और उसके बाद आप सुनाइए। तो करीब 40 मिनट गाया मैंने। अब आप देखिए सामने कौन बैठे हैं। पूज्य पंडित किशन महाराज जी, श्रद्धेय आदरणीय पंडित साजन मिश्रा भैया, ये सब मतलब श्रोताओं में हमारे वहां पे एक से गुरुजन, जिनको पूरा कबीर चौरा, पंडित कामेश्वर मिश्रा, सारे लोग बैठे हैं। वहां गाया। गाने के बाद जब तालियां बजी, और काशी में तालियां नहीं, हर हर महादेव होता है, तो अप्पा जी ने पूछा कि अच्छा भैया, अभी बताई भैया लोगन, इनके हम बहुत मेहनत से सिखौली है, बड़ा मन से सिखली है, लेकिन आप लोगन के आज्ञा होता इनके गंडा बांधल जाए। मुझे लगता है इससे अद्भुत कोई बात नहीं हो सकती। गुरु शिष्य परंपरा ये कि अप्पा जी उनके जैसा विद्वान, जो अपने आप में जो एक स्वयंभू परिभाषा है काशी के संगीत की, खुद साम्राज्ञी, वो वहां गुरुजनों से पूछ रही हैं। यानी उनकी विद्वता का सम्मान करके उनकी भी राय। और काशी आपको पता है बड़ा फक्कड़ और बेधड़क, वो कह सकता है कि नहीं अभी इनके और सिखावा लेकिन वहां पर सीधे सबसे पहले पंडित किशन महाराज जी ने कहा हर हर महादेव, और सब के सब ने हर हर महादेव। तो अप्पा जी ने सीधे पूजा करी, टीका बांधा, कलावा बांधा। मुझे लगता है कि वो पूरी जो पूजा की प्रक्रिया थी, उसमें 2 बातें बहुत बड़ी। एक तो गुरु की उपस्थिति में शिष्य का गाना, बड़े विद्वानों को बुला करके सुनाना, ये बहुत बड़ी बात है। आपने अकेले में बांध दिया, अकेले में कमरे में कर दिया, ये अपने गुरु की परीक्षा भी है। इसीलिए लोग कहते थे कि पहले कि शिष्य बहुत बनते थे, लेकिन गंडा कम लोगों को बांधते थे। गंडा बंद शिष्य यानी कि जो उस लेगेसी को आगे ले जाने का हकदार हो और जो एलानिया कह सके। तो आपने अच्छा सवाल पूछा, इसी बहाने ये बात करने का मौका मिला। मैम, शादी के बाद आप जहाँ गई वहाँ पे भी बहुत एजुकेटेड फैमिली थी, एंड बहुत आप छोटी बेटी थी अपने घर में, और जब जहाँ गई आप तो आप बड़ी बहू के रूप में गई। तो वहाँ पे कितना सहज लिया गया एक कलाकार को या आर्टिस्ट होने को? पहली बात तो बता दूं कि एजुकेशन से कला विरोधी होने का कोई संबंध या कोई तालमेल नहीं है। एजुकेटेड पीपल कैन बी वेरी वेरी प्रो म्यूजिक,
बल्कि मैंने देखा है कि द मोर एजुकेटेड दे आर काइंडर टू म्यूजिक। तो एजुकेशन से इसका लेना देना नहीं है। सब आईआईटी के थे, आप शायद ये आप कहना चाहते हैं, आईआईटी में पढ़े थे। और वहाँ दूसरी बात थी, संगीत का कोई माहौल नहीं था, कभी किसी ने संगीत सीखा सुना समझा नहीं था। तो ये एक स्वाभाविक रूप से एक कोई आर्टिस्ट बहू है, तो आर्टिस्ट बहू का करियर आगे जा सकता है, उसको लेकर के एक मैं कह सकती हूँ कि शायद उनको भी उस भविष्य की कल्पना नहीं थी। एक इसकी ज्यादा होती है कि घर में एक प्राणी आ रहा है, नया परिवार का सदस्य जुड़ रहा है। और मैंने आपको शुरू से बताया कि मैंने हमेशा से जीवन के सारे आयामों को बहुत बखूबी जिया है। जैसे आई हैव एंजॉयड बीइंग, तभी आप देखते हैं बहुत सारे कलाकार इतना मैं खुल के इसलिए गुरुओं पे बोलती हूँ, माता पिता पे बोलती हूँ, क्योंकि मैंने उन सब आयामों को, आई हैव एंजॉयड बीइंग अ डॉटर, आई हैव एंजॉयड बीइंग अ सिस्टर, आई हैव एंजॉयड बीइंग अ डिसाइपल, आई हैव एंजॉयड बीइंग अ डॉटर इन लॉ एंड अ वाइफ। और उस पूरी भूमिका में मुझे अपना आसमान भी चाहिए था, लेकिन वो आसमान किसी दूसरे आसमान को छोटा करके नहीं लेना था। अपने आप अपनी दुनिया बनानी थी, अपनी जगह बनानी थी। और वो मुझे लगता है हमेशा ये होता है कि आजकल तो ज़माना बहुत अलग है, वर्किंग लड़कियां हैं, तो वर्किंग लड़कियां जब जाती हैं तो एक प्रेडिक्टेबल लाइफ है कि 9 to 5 जॉब होगी, कोई सॉफ्टवेयर में काम कर रहा है, कोई किसी की वाइफ डॉक्टर है, कुछ है। गाने बजाने की दुनिया बहुत अलग है। हम लोग तो एक अपनी दुनिया में रहते हैं जहाँ पे मूड है, मन है, दिन में एक मन में एक पैरेलल वर्ल्ड में रहते हैं। मुझे लगता है आर्टिस्ट्स पैरेलल वर्ल्ड, क्या मुझे लगता है बहुत सारे पैरेलल वर्ल्ड्स चलते हैं हम लोग के, कभी किसी गाने के शक्ल में, कभी किसी शायरी के शक्ल में, कभी कुछ देख लिया तो सुन लिया तो उसी के अंदाज में। और रियलिटी जो है वो बहुत अलग है, तो हमें पैरेलल वर्ल्ड्स में अब विचरण करने की आदत हो चुकी है। तो इसलिए मैंने सामंजस्य से बैठा लिया। आसान नहीं होता, कुछ भी आसान नहीं होता, लेकिन मुझे लगता है कि जैसा मैंने कहा कि मेहनत करने की आदत हो और हर चीज को पूरी तन्मयता से करने की इच्छा हो तो सब हो जाता है। तो हमारे ससुर जी तो मुझे याद है, उन्होंने मतलब मेरी मौसी को बोला कि हमने सुना था रेडियो में गाती है, लेकिन ये तो स्टेज प्रोग्राम करने भी जाती है। तो वहां से यहाँ तक लेकर के आना के बाद में मेरे कुछ कॉन्सर्ट्स, मेरी सास भी, उनको मैंने कहा आप साथ चलें। तो ये बदलाव, और देखिए जब आप सोचने लगते हैं ना कि आप, हमारे यहाँ क्या होता है, हर व्यक्ति अपने नजरिए से समस्या को देखता है। कभी आप दूसरे की तरफ से भी देखें, मैंने अपनी सास की तरफ से देखा, मैंने अपने ससुर की सोच से देखा, मैंने उनकी तरफ से देखा, मेरे वो ससुराल वाले जिनको ये लगता है कि ये तो घर की बहू है और वो स्टेज पे जा रही तो एकदम खुल करके गा रही है, तो मैं लौट करके आऊंगी तो मेरे से क्या एक्सपेक्टेशन है, उनकी नजर क्या। तो यू हैव टू थिंक लाइक देम एंड बी काइंड टू पीपल अराउंड यू, क्योंकि उनकी दिक्कत नहीं है, उनके लिए नया है, उनके लिए बहुत नया। जो आपके लिए स्वाभाविक है वो दूसरे के लिए नया है, बस इतनी सी बात है। तो जब आप ये सहज हो जाएं और उनको समय दें सहज होने के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो मेरे यहाँ तो इसीलिए आज भी हम प्रोग्राम करके मैं आई, लहंगा पहने हूँ, घर में सीधे अपने उतरी। मुझे तो अभी भी, कल आप देखिए, मैं आपसे आज पॉडकास्ट पे बात हो रही है, तो मैं कल मधुबनी में थी और वहाँ जब सम्मान हुआ, मधुबनी जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पे, तो 4 पद्मश्री थे जो सारी मधुबनी आर्ट्स के, वहाँ सब बुजुर्ग, एक से एक विलक्षण कलावंत चित्रकार मंच पे वे सारे सम्मान दे रहे थे। तो मैंने झुक के चारों के पैर छुए कि मुझे को आशीर्वाद मिलेगा। विनम्रता तो संगीत सिखाती है, और वो विनम्रता सब जगह होनी चाहिए, श्रोताओं के साथ भी, अपनी ऑडियंस के संग भी, अपने मिलने वाले, और वो चाहे उस आपके घर वाले हो। तो ये एक चीज को साथ हमेशा लेकर के मैं चली, और उसने मेरे भीतर एक लचीलापन, मेरे भीतर एक सहज भाव, और एक शुरू से ऋचा मेरे अंदर एक था कि मैंने हमेशा एज अ परफॉर्मर ऑल्सो आई थिंक लाइक एन ऑडियंस क्या एक्सपेक्ट कर रही है इस समय मालिनी अवस्थी से। तो व्हेन यू आर ऑलवेज ट्राइंग टू पुट योरसेल्फ ऑन द अदर साइड ऑफ टेबल, कोई कुछ है ही नहीं समस्या, सब कुछ बहुत आसान है। होता क्या है कि हम इतना इंडिविजुअलिस्ट हो जाते हैं, हम हर चीज को सिर्फ अपना नजरिए से देखना चाहते हैं। तो ये वहीं पे समस्या। आप कलाकार हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप कलाकार हैं और कलाकार होने के बाद आप एक बार जब मंच पे चले गए और आप उनके हवाले हैं,
तो वो जो वहाँ पे 800 की भीड़ है या 8,000 की भीड़ है या 80,000 की भीड़ है, वो क्या सोच रहे हैं वो सोचना पड़ेगा। वरना तो घर में रियाज़ करिए। यू आर परफॉर्मिंग फॉर देम, यू हैव टू थिंक लाइक देम। मैं आपसे आज बात कर रही हूँ, आई हैव टू थिंक ऋचा क्या चाहती मुझसे, क्या पूछना चाहती है, मैं दिल से उत्तर दूँ। आई हैव टू थिंक लाइक यू। तो ये मुझे लगता है कि उदारता किसी भी आर्टिस्ट में आए, तो फिर चाहे वो संगीत के संघर्ष हों या कोई भी परिवार के, कहीं कोई जी। दिक्कत नहीं। मैम, आपने जैसे कि बात करी कि आपने 55 साल संगीत को दिए, तो आपने 5 दशक लगभग देख लिए। आपको क्या लगता है कि संगीत के परिप्रेक्ष्य में क्या बदलाव आया है, जो शुरुआती दिनों में और आज के दिनों में क्या चेंजेस हुए हैं? बहुत बदलाव आया है। सबसे पहले तो तकनीक आ गई है, टेक्नोलॉजी है। मैं अब सोचती हूँ कि शायद 80 साल पहले, 90 साल पहले बहुत बड़ा तकनीक का जलवा रहा होगा साउंड सिस्टम। पहले बिना साउंड के गाने की आदत थी। आप गौहर जान जी को यदि पढ़िए, तो पहली बार जब रिकॉर्डिंग का, जब ग्रामोफोन का जब आया चलन, वो अपने आप में बहुत बड़ा एक कहा जा सकता है क्रांति थी अपने आप में। और बहुत सारे लोग गाने को तैयार नहीं थे उस समय कि हमारी आवाज रिकॉर्ड कर लेंगे, और उनकी शर्त थी रिकॉर्डिंग करने वालों को कि 2 ही मिनट गाना, 3 मिनट गाना। तो अच्छे अच्छे लोगों की चीजें उस समय आर्काइव ही नहीं हो पाई, क्योंकि वे समझौता करने को नहीं तैयार थे कि 20 मिनट की बंदिश को हम 3 मिनट में कैसे गाएं। और आप पुराने जितनी भी पुरानी रिकॉर्डिंग्स देखिए, उन्होंने जो भी 40s की रिकॉर्डिंग्स हैं, 30s की हैं रेयर रिकॉर्डिंग्स, उसमें उन्होंने 3-3 मिनट में गाया। लेकिन गाया इसलिए आज उनके नाम हम जानते हैं, आज वो हमारे सामने एक दस्तावेज की तरह से। इसी तरह से साउंड सिस्टम आया होगा तो भी एक नई तब्दीली। हम लोग तो उस जमाने में थे जब हम लोग रेडियो की रिकॉर्डिंग में यदि स्वर परीक्षा के लिए जाती थी, तो हारमोनियम वॉज नॉट अलाउड। हारमोनियम क्लासिकल म्यूजिक के संग नहीं बजाया जाता था। वो वक्त बचपन का देखा है, और आज हम तसव्वुर नहीं कर सकते कि हारमोनियम के बिना भी कोई कॉन्सर्ट वोकल की हो सकती है। तो बहुत परिवर्तन आए हैं, और वो तो आएंगे ही, क्योंकि ये तो संसार का नियम है। हर युग, हर दशक अपनी कुछ अच्छी बातें लेकर के आता है। अच्छी बात एक तो ये हुई है कि संगीत के प्रति नजरिया बहुत अच्छा हुआ है। ज्यादा से ज्यादा बच्चे सीख रहे हैं, और जो बच्चे इस पे कैरियर बनाना चाहते हैं, उनके माता पिता उनके पूरा साथ देने के लिए आज तैयार हैं। वे चाहते हैं कि वो सीखें। अब समस्या दूसरी है, उस तरह के शुद्ध गुरु नहीं है, उस तरह के उदार मना, खुले मन से देने वाले, जिनके मन में धन का लोभ नहीं था, जिनके पास देने को समय ही समय था। अब वैसे गुरुओं की कमी है। समस्या है, शहर इतने बड़े हैं, बच्चे को भेजे कहाँ, सिखाने के लिए कैसे जाए, 2-2 घंटे का सफर दूर करके कैसे जाए। छोटे शहरों में अच्छे उस्ताद नहीं है, अच्छे गुरु नहीं है, तो बड़े शहर में जाना पड़ता है सीखने की। वो दिक्कतें हैं, लेकिन तादाद बड़ी है सीखने की संगीत को लेकर। और अब 10-12 साल से जब से यूट्यूब है, सोशल मीडिया है, तो अच्छा गाना बजाना लोगों को समझ में आता है, क्या क्लास है वो समझ में आता है। दिक्कत ये आई है कि समय की कमी है। सबको बहुत जल्दी सब कुछ पाना है, सबको नाम कमाना है, और होनी भी चाहिए। जिसमें भूख नहीं होगी पाने की, सीखने की या नाम कमाने की, वो आगे कैसे बढ़ेगा। लेकिन उन सब के लिए तो एक ही संदेश है कि धीमी आंच का खाना हमेशा अच्छा स्वादिष्ट होता है। तो जीवन में संगीत हो या कोई भी कला, उत्कर्ष तो तभी पाएगी जब उसमें मेहनत के संग संग संघर्ष छिपा हो, और वो धीरे धीरे ही समझ में आता है। और एक बात मैं तो आगे जाकर के ये भी कहूंगी, आपने कहा क्या तब्दीली आई, ये मेरी अपनी सोच एक है। समय के संग संग बर्दाश्त भी कम हुई है आज बच्चों में। धीरज सीखने के लिए भी चाहिए, और धीरज आलोचनाओं को भी सहन करने के लिए चाहिए। हम लोग वो पीढ़ी है, बल्कि मैं कहूंगी कि हर आर्टिस्ट की जिंदगी के लिए ये एक सच है कि जिस कलाकार ने आलोचना नहीं झेली, जिस कलाकार ने जिल्लत नहीं सही, जिस कलाकार ने 10 लोगों से ये नहीं सुना कि अभी थोड़ी कसर बाकी है, और करो और सीखो, वो कलाकार उत्कर्ष तक नहीं पहुंचा। आप सीढ़ी पे कैसे बिना लुढ़के कैसे चढ़ते चले जाएंगे? जब गुरु 10 बार कहता है कि अभी और जरूरी, और करो, बस 10 बार करो, आज ये ठीक से नहीं हुआ फिर करो, वो दरअसल आपके अहंकार को भी तोड़ता है। और सबसे बड़ी बात, गुरु तो गुरु, हम लोग जैसे जो मैं कह रही थी, हम लोग उस युग में थे कि सुनने वाले भी गुरु जैसे थे, कि सुनकार को भी यह हक था कि वो खड़ा होकर के कह दे कि भाई आपने, मैं एक बार का वाकया मेरे सामने का है। बनारस में कार्यक्रम चल रहा था,
और पंडित किशन महाराज जी सामने बैठे थे और हमारा प्रोग्राम होने वाला था। पंडित राम कुमार जी तबले पे थे और धर्मनाथ जी हारमोनियम पे। और हमसे पहले जिनका कार्यक्रम चल रहा था, उनका खत्म हुआ, उन्होंने अनाउंस किया कि अब एक और हम गाने बजाने जा रहे हैं। तो वे खड़े हो गए और खड़े होकर उन्होंने कहा कि तुम लोगों को लगता है तुम लोगों ने ठीक बजाया है, जो एक और आइटम का अनाउंसमेंट तुम लोगों ने कर दिया। सब चुपचाप साज लेकर उतर गए। हमने देखा क्या इसका अर्थ है। इसका अर्थ ये है कि एक गुणी कलाकार यदि बेसुरा गाना बजाना चल रहा है तो उसको हक था कि सार्वजनिक रूप से भी आपकी प्रताड़ना करें। और कोई भी आप बड़े कलाकार का इतिहास उठा करके देख ले, अनुभव सुन लीजिए, आप उनसे यही सुनेंगे कि जब तक वो सीख रहे थे, जब तक वे आगे बढ़ रहे थे, उन्होंने बड़ी सदाशयता के साथ बड़े खुले मन से आलोचनाएं भी सुनी हैं, जैसे प्रशंसाएं सुनी। यदि किसी ने कह दिया कि बेटा अभी आज सुर ठीक नहीं लगा, थोड़ी और मेहनत, तो ये नहीं कि अगले दिन से उनका मुंह नहीं देखेंगे या उनसे बैर बना लिया। मैंने तो जिंदगी में यही किया। बहुत आलोचनाएं मैंने सुनी और उन आलोचनाओं ने मुझे इतना उदार बनाया है कि मेरे मन में किसी के प्रति कोई वैमनस्य, कोई भाव नहीं आता, क्योंकि मुझे लगता है कि ये तो आशीर्वाद है, जैसे प्रसाद ले रहे हो, क्योंकि उससे गाना ही पकता है आपका। यदि किसी ने कहा आपके गाने के लिए या किसी भी चीज के लिए, तो ये नए कलाकारों को सबसे बड़ी बात है कि कोई क्रिटिसिज्म यदि है तो ये मान के चलें वो क्रिटिसिज्म भी आशीर्वाद है। लर्न टू एक्सेप्ट क्रिटिसिज्म ऑल्सो एज ब्लेसिंग्स। जब बचपन में माता पिता के अलावा कोई आस पड़ोस में भी सब डांट देते थे, ताऊ जी डांट दे रहे थे, नाना बाबा डांट देते थे, स्कूल में टीचर डांटते थे। आज तो स्कूल में टीचर्स डांट ही नहीं सकते। और बड़े से बड़ा कलाकार यदि गा करके निकल गया, पीछे से यदि लोगों ने बोल दिया, 4 लोगों ने, तो पीठ पीछे नहीं, पहले लोग सामने कहते थे। तो जब आप सीख रहे हो, सीखते हुए अच्छा जो है उसके संग संग यदि आलोचना हुई है तो उसको नकारात्मक ढंग से मत लीजिए, अपने को और मांझने के लिए उसका इस्तेमाल कीजिए। और जलील नहीं हुए तो फिर दर्द कहाँ से आएगा? वो तो लगता है बहुत जरूरी है। हर कलाकार के भीतर कहीं ना कहीं जब तक ठोकर नहीं लगती है तब तक ऊपर की रोशनी भी नहीं दिखाई देती। आज के कलाकार की बात करें मैम, तो ना कहना कितना इम्पोर्टेंट है। आपने भी बहुत सारी चीजों को ना कहा बहुत ज्यादा। देखिए एक बात मैं आपको बताऊं, मैं आपके सामने जो आज बैठी हूँ, मैंने तो हाँ से ज्यादा ना किया चीजों को, क्योंकि एक बात मेरी जिंदगी में हमेशा से तय थी कि अपनी शर्तों पे मैं जीवन जीऊंगी। कहाँ पर वो शर्तें नहीं मायने रखती, वो है मेरा परिवार। जहाँ पर मेरी जरूरत है, वो रिश्ते हैं जिनको साथ ले करके आई हूँ, या वो लोग जो मेरे लिए मायने रखते हैं, जिनके लिए मैं बिछ जाऊं, वहां मेरी कोई शर्त नहीं, क्योंकि सिर्फ प्रेम है, शर्तहीन प्रेम। लेकिन गाना है, एक करियर है, जहां पर मेरी उपस्थिति या मेरी भूमिका अहम है। तो मैं क्या कर रही हूँ, क्या बोल रही हूँ, क्या गा रही हूँ, कहाँ दिखना चाहती हूँ, किसके साथ दिखना चाहती हूँ, इसके मामले मैंने अपने विवेक का इस्तेमाल किया है। जो नहीं करना था वो नहीं किया, कई गानों को ना किया। आप सोचिए, जब रियलिटी शो के बाद प्रसिद्धि मिली, सबने कहा मुंबई रहना है। अब तो मुंबई में ही आपको, तो अब तो सब मुंबई में पूछ रहे बॉम्बे में रहें, और हर कलाकार की हसरत होती है बॉम्बे में आइए, पार्टी में दिखिए, ये करिए। तो मुझे कई लोगों ने कहा कि भाई आप बहुत अड़ियल हैं, आप अपनी जैसी सोच लेकर के चल रही हैं, यू हैव टू लूजन आउट, आपको देखना पड़ेगा कि भाई क्या। तो मैंने कहा ये भी करके देखते हैं। और रिकॉर्डिंग्स के लिए दिक्कत तो होती थी, तो इसलिए बॉम्बे में घर भी लिया और मैं वहाँ पे रिकॉर्डिंग्स के वक्त में रहती थी। तो जो पार्टीज होती थी उसमें जाते भी थे, मुलाकातें भी होती थी, म्यूजिक डायरेक्टर्स से भी मुलाकात होती थी, सब किया, देखा। कई बार बुलाया जाता था, मैं जाती नहीं थी, जहाँ मन नहीं होता था नहीं जाती थी। कुछ रियलिटी शोज में जहाँ तक स्तर बना रहा तो मैंने किया। उसके बाद सिर के बल खड़े हो गए, वो लोग बुलाते रहे, मैं गई नहीं। पेमेंट कभी मेरे लिए मैटर नहीं किया, पैसा दे रहे हैं से बात नहीं है, इज्जत हो और मैं कन्विंस्ड हूँ कि मुझे यहाँ आना चाहिए, मुझे यहाँ गाना चाहिए। प्रोग्राम्स के लिए नो करना हो या फिर किसी प्रोडक्ट के लिए। एक बार फिल्म का एक गाना हुआ, समीर जी जो इतने बड़े, उन्होंने मुझे बुलाया, मैं गई गाने। संदीप चौथा जी थे, उनका गाना था, और मैंने शब्द सुने और मैंने कहा समीर जी से कि मैं नहीं गा पाऊंगी। तो समीर साहब ने मुझसे कहा कि मालिनी, फिल्म का अच्छा गाना, बड़ा गाना है, बड़ी पिक्चर है। मैंने कहा ये लिरिक्स मैं नहीं गाऊंगी। कितनी पुरानी बात हो गई, ये बात है 2012 की, एंड आई डिडंट। और एक भी दिन उसके लिए कभी रिग्रेट नहीं लगा, क्योंकि मुझे मालूम था मुझे नहीं करना है। तो वो कलाकार हो या इंसान हो, उसे पता होनी चाहिए कौन सी गली उसकी नहीं है,
वहां पे उसको ये नहीं सोचना है कि वो हाँ कर रहा है ना कर रहा है, जस्ट फॉलो योर कन्विक्शन। ये ऐसा नहीं है कि मैंने किसी चीज के लिए ना किया, बस नहीं, वो मैं हूं ही नहीं, तो मुझे नहीं करना। कितने लोग कहते हैं आप बॉम्बे में रहिए, वहां पे लोग मुझे बोलते थे कि आप यहाँ रहती तो आपको बहुत हम लोग गानों के लिए ढूंढते हैं, ये करते हैं। हमने कहा नहीं करना था प्लेबैक। आप बुलाते हैं, आपका प्रेम है, आपका सम्मान है, जब आप बुलाते हैं मुझे बहुत खुशी होती है और मैं पूरे मन के संग आकर के गाती हूँ। उसके लिए वहां बस जाऊं, मेरा घर है, मेरी मिट्टी है उत्तर प्रदेश, उसे छोड़ करके मैं कहीं नहीं जा सकती। तो वो मुझे लगता है कि उसूल होने चाहिए हर इंसान पे, और ऐसे उसूल कि जहाँ पर मन है तो जहाँ नहीं जाना चाहिए वहां भी चले गए, क्योंकि पूरा कन्विक्शन है आपका कि यहाँ आपकी शिष्या है, शिष्या के संतान हुई है, बुलाया गाने को, आप चली गई उसके प्रेम में, तो वहां पर आप ये सब देखते नहीं। तो आई थिंक आई हैव ऑलवेज फॉलोड माय हार्ट, और कलाकार तो सच्चे वही होते भी हैं। मैम, एक सच्चे कलाकार के तौर पे स्टेज पे जाने से पहले आपकी क्या थॉट प्रोसेस होती है? जीतना है अर्जुन की तरह, मछली की आंख, और इसके अलावा दूसरा कुछ विकल्प मंच पर नहीं है। मैं ये कहती हूँ क्योंकि दिन में 24 घंटे हैं, हम जब रियाज करते हैं, प्रभु का सुमिरन करते हैं, गुरु को सुमिरन करते हैं, अपने आनंद के लिए गाते हैं, क्रिटिकली भी खुद को सुनकर गाते हैं। रियाज यही का मतलब भी यही है। कुछ गुनगुना रहे हैं, किसी के साथ गा रहे हैं, कहीं महफिल में बैठे हैं हल्के, जब आप स्टेज पर हैं वो एक मंदिर है, और बहुत कुछ आपने पिछले जन्म में पुण्य किए हैं जो मंच मिला है। वो जो सामने ऑडियंस है वो शायद अपने भाई की भी नहीं सुनता, वो जो बेटी बैठी शायद माँ की बात नहीं सुनती, आपको सुन के ताली बजाने आई है। ये हाथ कोई यदि आज घर में कह दे बेटा कि अपने पिता के लिए ताली बजा दे, नहीं बजाएगा। वो आपको सुनने और ताली बजाने, बात बात पे ताली बजा रहा है। कलाकार का जीवन और जिसको स्टेज मिल रहा है, ये पिछले जन्म के मोती दान किए हुए हैं। वहां आकर के मंच को गंभीरता से न लेने का विकल्प है ही नहीं। तो वहां पर सिर्फ आपका लक्ष्य अर्जुन की तरह होना चाहिए कि ये सब मेरे भगवान बैठे हैं। जैसे भगवान को माला पहनानी होती है, मैं गायन के माध्यम से, मैं इस अपनी प्रस्तुति के द्वारा बस इनको जीतना है, इनका वरण करना है, इन्हें पाना है, इनकी प्रार्थना करना है। तो बस जब मंच पे चढ़ती हूँ तो 3 चीजें ध्यान करती हूँ, गणपति, माँ विंध्यवासिनी और गुरु गिरजा देवी जी। और फिर मंच पे फिर मैं सामने कौन है नहीं देखती हूँ, फिर मैं राजा शेष प्रजा। तो भगवान ऑडियंस है, जो आयोजक ने बुलाया वो भी प्रभु है, और मंच मंदिर है। तो मैं कई बार उस दिव्यता को मैंने अनुभव किया। कितने लोग मुझसे कहते हैं मंच से उतरते हैं तो आप बिल्कुल अलग होती हैं, स्टेज पे बिल्कुल अलग होती हैं। उसका कारण है कि आई फील दैट एनर्जी, वो मुझे लगता है उस दिव्यता का एहसास भी होता है, और मंच के गंभीरता, एक कलाकार के दायित्व का की गंभीरता वो समझ में आती है, और जिसे नहीं समझ में आती है फिर मंच भी उसको छोड़ देता है। तो ये एक बहुत ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि बस आ गए और गा दिया। वो 10 मिनट के लिए बुलाया जाए, 1 घंटे के लिए बुलाया जाए, फिर तो वो बस पूजा है। मैम, एक कलाकार के लिए अवार्ड मिलना कितना ज़रूरी है? क्या अवार्ड मिलने से वैलिडेशन हो जाती है, या एक कलाकार को फ़र्क नहीं पड़ता अवार्ड मिले या ना मिले, उसको अपनी पूजा करते रहनी चाहिए? देखिए, इस पर तो बहुत कुछ कहा गया है और बहुत कुछ इस पे सब अपने विचार व्यक्त करते हैं, मैंने भी करा है। जब एक बच्चा क्लास में अच्छा करता है और उसको इनाम वहां दिया जाता है, घर में हो तो दिया जाता है, यानी उसको ये एहसास तो कराया जाता है अच्छा करोगे तो इनाम मिलेगा। कलाकारों की जिंदगी में हर बार हर कार्यक्रम में मिलने वाली तालियां, वाहवाही या प्रशंसा, उसको वो लेके चलता है। यही अवार्ड है, यही रिवॉर्ड है, क्योंकि एक कार्यक्रम को सफलता दूसरा प्रोग्राम दिलाएगी। और उस जीवन यात्रा में मुझे नहीं लगता कोई कलाकार अवार्ड पाने के लिए गाता है। ये सच्ची बात है। कोई कलाकार को आप पूछे कुछ पाने के लिए गा रहा है, उसको तो बस जो सीखा है उसकी अभिव्यक्ति करनी है, जो सीखा है वो सिखाना है, जो लिया है वो आगे बढ़ाना है, वो माध्यम है, जरिया, वही काम है। उसके रास्ते में जो आ गया वो तो प्रभु का वरदान है। कुछ मामलों में जहां पर उसका एक मैं कहूंगी, एक शब्द इस्तेमाल करूंगी कि उसका एक स्थापना हो जाती है उसकी, वो कैसे वो भी बताती हूँ। जैसे जब मुझको पद्मश्री मिला 2 दशक बाद उत्तर प्रदेश में
लोक विधा में पद्म सम्मान आया था। 20 साल बाद सोचिए, 23-24 करोड़ की आबादी वाला उत्तर प्रदेश, जहां ब्रज, अवधी, भोजपुरी, बुंदेलखंड, बुंदेली, रुहेली और जो आज खड़ी बोली है कौरवी बोली, जहां इतना समृद्ध साहित्य हो, जहां इतनी विधाएं हैं कि कजरी, आला, कैसे कैसे गुनी कलाकार, और कभी किसी की नजर नहीं पड़ी। तो जब सम्मान आया तो मैंने यही बोला कि उत्तर प्रदेश के सारे लोक कलाकारों का सम्मान है, कि आपने इधर देखा तो ये मिट्टी का सम्मान है, ये आल्हा का, ये कजरी का, ये चैती का, ये बन्ना का, बन्नी का, ये बिरहा का, तमाम लोक विधाओं का, अनंत अनंत पुरखिनों के गाए हुए गीतों का, संस्कार गीतों का सम्मान है, जिसको लोगों ने यही समझा था कि ये क्या है। मिलते थे क्लासिकल म्यूजिक को, मिलते थे शास्त्रीय संगीत को, मिलते थे लोक संगीत, जबकि हमारे गुलाब बाई जी को मिला, उसके बाद नहीं। जबकि क्या से क्या कलाकार, बाद में फिर बहुत कलाकारों को, तो ये फिर उर्मिला जी को मिला, अद्भुत कजरी गाती हैं मिर्जापुर से। मैं सिर्फ उत्तर प्रदेश के संदर्भ में भी बात कर रही हूँ। और आदरणीय हीरा भैया, हीरा लाल यादव जी, बहुत ही सुंदर कजरी बिरहा के सम्राट, हम लोग तो बचपन से हम लोग उनको सुनते आए, उन्हें मिला। अजिता श्रीवास्तव जी को मिला। तो एक ये हमारे रामदयाल शर्मा जी को नौटंकी में मिला, मथुरा हाथरस से। तो एक ये जैसे आंख इधर की तरफ आ गई हो, जैसे कि नजर में आ गया कि अच्छा उत्तर प्रदेश का लोक संगीत। तो वहां आनंद और सुख मुझको इस तरह से हुआ कि उत्तर प्रदेश की लोक संस्कृति की स्थापना हो गई, स्टैब्लिशमेंट, कि भाई आपने इधर निगाह तो की, वरना आपको तो लगता है कि बाकी सब प्रांतों का तो लोक संगीत है, इधर तो देखिए कि क्या गाया बजाया जा रहा है। आप समझ रहे हैं? तो वो एक कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बहुत सारे कलाकारों को लगा कि हम लोग भी परिश्रम करें, और एक जो बहुत पॉपुलर म्यूजिक में सब चले गए थे, तो एक बहुत बड़ी सोच एक ये आई कि पारंपरिक संगीत को लेकर हम आगे बढ़ें। तो यदि उससे ये लाभ हो, उससे एक ये इम्पैक्ट पड़े, जो आगे बच्चे सीख रहे हैं, गा रहे हैं, कि हम भी स्वस्थ पारंपरिक संगीत को, भारतीय संगीत को लेके चलें। और ये जो लोग कहते हैं कि देहात का है, गवई है, नहीं नहीं, ये तो भारतीय है। तो एक यदि उसकी स्थापना होती है तो मुझे उसका गौरव, आप कहे वो किसी भी नाम से, बहुत बड़ा है। मैम, आजकल एक मेंटल हेल्थ एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है आज की जनरेशन में। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि लोक संगीत का क्या इम्पैक्ट होता है मेंटल हेल्थ पे? पूरा संगीत ही, जो संगीत में बस जाए, जिसे सुनने की और गाने की, बजाने की या नृत्य की में आनंद लेने की रवायत पड़ जाए, मेंटल हेल्थ उससे दूर भागता है। ये जो लोग कहते हैं कि मेंटल हेल्थ ठीक करने के लिए हम गा रहे हैं या बजा रहे हैं, मुझे लगता है ये अपने आप में विरोधाभास है। क्योंकि जो भी कलाकार गा बजा रहा है, उसको सुन करके आप वैसे ही मानसिक अवसाद से दूर रहेंगे। मानसिक अवसाद तब होता है जब आपके भीतर कोई कुंठा है, कोई हताशा है, कोई निराशा है। जैसे कोई कलाकार है, वो आगे नहीं बढ़ पाया, जैसे कोई कलाकार है, उसे मंच नहीं मिला, उसकी निराशा है। मैं ऐसे मेंटल हेल्थ आर्टिस्ट्स को जानती हूँ कुछ, जो बहुत अच्छा अपने समय में गाते थे, डिप्रेशन में आ गए, मंच नहीं मिला तो वो बात समझ में आती है। इतना गाया सीखा, हताशा है कि मंच नहीं मिला। स्वांतः सुखाई ही गाना बजाना उसका एकमात्र विकल्प है। क्योंकि मैंने क्यों कहा कि पिछले जन्म के पुण्य है जो मंच मिलता है। कितनों का नाम होता है, गा बजा तो सब रहे, वहां भाग्य भी है, वहां गुरु कृपा भी है। लोक परंपरा की जहां तक आपने बात करी, तो आप ये देखें कि हमारे यहाँ पूरी लोक परंपरा में जो संगीत जिस तरह जुड़ा है, उसके पीछे जीवन दर्शन ही ये था कि मनुष्य है तो परिश्रम करेगा ही, थकेगा ही, दुखी होगा ही, हताश होगा ही, निराश होगा ही, तो क्या करे? गाता चले, गाता चले। कर्म कर रहा है, गाता चले। हल जोत रहा है, गाता चले। डोली लेके कहार जा रहे हैं, गाते चले। धान की रोपाई हो रही है, गाता चले। जाता पीस रहे हैं, बहुत परिश्रम का काम है, देवरानी जेठानी साथ बैठी, गाते चले। पिसाई के गाने, जाता के गाने, गैया के दोहने गाने, पूड़ी बेलाई के गाने। ये तो मैं विवाह और संस्कार की तो बात ही नहीं कर रही हूँ। श्रम गीत, हर श्रम में गीत। मेला देखने जा रहे हैं, गीत। माझी मल्लाह नाव खेरा है, गीत है।
चरवाहा चरा रहा है, तेल निकाल रहा है, तेलियों के गीत है। ये आप सोचे, क्योंकि जिसको मोनोटनी आप कहते हैं कि जीवन में श्रम करने से या एक जैसा जीवन जीने से जो नीरसता आती है, उस नीरसता को भंग कौन करेंगे? उसका क्या अद्भुत जीवन दर्शन हमारे पूर्वजों ने निकाला गीत के माध्यम से। और आप देखें, हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई व्रत, त्योहार, पर्व जीवन में क्या उल्लास लेकर के आते हैं। आज जो लोग कहते हैं कि मंडेन लाइफ हो गई है, वी लुक फॉरवर्ड टू वीकेंड्स टू चिल, यही बोलते हैं आज की पीढ़ी। लेकिन पहले के लोग जानते थे, वो वीकेंड्स के हिसाब से, वो तो हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है ना सैटरडे संडे वाला। भारतीय परंपरा में तो हमारे यहाँ कृष्ण पक्ष है, शुक्ल पक्ष है, तो हमारे यहाँ पर दोनों पक्षों में अमावस्या है, पूर्णिमा है, वहाँ पे एकादशी भी है। तो वैसे ही आप देखते रहे तो हर हफ्ते, हर सप्ताह कोई ना कोई पर्व है जिसमें कोई नया भोजन बनेगा, बशर्ते आप उस परंपरा का निर्वहन तो करो, तो उल्लास बना रहता है। त्योहार है तो आप सजेंगे, सवरेंगे, मोड़ महावर करेंगे, आलता लगाएंगे, महावर लगाएंगी, श्रृंगार करके बाहर निकलेंगे। कहीं बासी खाने का किसी दिन रिवाज है तो किसी दिन सुबह सुबह भोर को चंद्रमा देख करके पारण करने का व्रत का रिवाज है। कहीं 7 पूड़ी बना करके भगवान को भोग चढ़ाने का है, तो कहीं मौसम की ऋतु फलों को अर्पित करके तब पूजा करने का रिवाज है। अभी हम बात कर रहे हैं बैसाख में, जेठ के महीने में अभी बरगदा ही आएगी जब बट सावित्री की पूजा होती है। अब आप देखिए, तपती लू होती है उस समय, बरगद की पूजा यानी छाँव की पूजा, यानी प्रकृति की पूजा। और प्रकृति की पूजा के माध्यम से क्या क्या अर्पित करते हैं? नया खरबूजा, कच्चा आम, जो भी मौसम में उस समय उपज रहा हो उसको। आंवला एकादशी में आंवले की पूजा। तो लोगों ने, जो हम एंग्लिसाइज्ड हो गए, जब हमारा बड़ा, हम लोगों को लगा ना कि हम तो, ऐसा एहसास कराया गया कि भाई भारतीयों से तो ज्यादा कोई पिछड़ा है ही नहीं, गंवार हैं आप यदि अंग्रेज न हुए तो आपने क्या सीखा? तो जो बार बार कहते अंग्रेज चले गए और अंग्रेजियत छोड़ गए बहुत कुछ शिक्षा व्यवस्था से, और सबसे बड़ा जो उन्होंने कुठाराघात किया वो हमारी मानसिकता पे। मानसिकता का प्रहार ऐसा है कि आज भी नहीं उससे मुक्त हो पाए हमारे जैसे लोग। इसीलिए गाने से ही नहीं, पूरी बात को पूर्णता में कह करके उस गुलामी की मानसिकता को तोड़ने का प्रयास करते हैं। मैंने इसीलिए अंग्रेजी तब बीए में नहीं ली थी। संस्कृत पढ़ूंगी, हमें क्यों पढ़ना है? संवाद के लिए जितनी आती है वो अंग्रेजों से अच्छी अंग्रेजी आती है। हम अपने को जाने, अपनी भाषा को जाने। और जब हमने अपने व्रत त्योहारों को ही कह करके नकारना शुरू कर दिया कि अरे ये सब छोड़ो, कौन करता है ये सब, बाबा आदम के जमाने की ये या लकीर के फकीर, कुछ चीजों को मुहावरों में समेट दिया, सब कुछ समेट दिया। ढोलक भी टांग दी, दादी को भी गांव में सिमटा दिया। घर में बनाई जाने वाली चौक अल्पनाओं से भी घर गंदा लगता है कहा जाने लगा। आलता माहौर से कहने लगे कि अब इससे लाली आ जाती पूरे घर में, बड़ा पिछड़ापन गांव के लगते हैं। तो आपने अपने प्रतीकों को खुद ही मिटाना शुरू कर दिया। तो आप चूंकि जानते ही नहीं उस परंपरा को, तो न जानने से क्या होता, आप खारिज करने लगते हो। जैसे आपको कोई चीज नहीं पता, तो जब आप जानते नहीं तो सबसे आसान है क्या, अरे ऐसा ही। जैसे भी आपने देखा ना कि कभी कोई फिल्म हो, बुराई लोग करने लगते हैं, पता चलता देखी है नहीं। जब देखा नहीं, जानते नहीं, तो कैसे बुराई कर सकते हैं? तो इसी तरह से ये लोक संस्कृति का जो सौंदर्य है हमारे जीवन में, वो चाहे गीत के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से। अब आप देखिए, आपने, क्योंकि ऐसा लोक संस्कृति का विषय तो ऐसा विहंगम है, ऐसा उठाया है। पूजा होती थी, और पूजा के बाद आज भी हमारे यहाँ जब दादी बैठ करके 4-7 कथाएं सुनाती थी, या कम से कम 5 कथाएं, हर कथा में नीति होती थी, हर कथा में शिक्षा होती थी। यही मॉरल साइंस था, यही नीति शास्त्र था। आज बच्चों को जो माँ बाप कह के सिखा रहे हैं, अच्छा करो तो अच्छा होगा, दूसरों की सहायता करनी चाहिए, ये दादी सोते हुए सुनाती थी, पूजा व्रत के त्योहार की कथाओं में सुनाती थी। गीतों में है ये कथाएं। संस्कार गीत में शिशु का जन्म हो रहा है और वहां सिखा रहे हैं कि इस बच्चे को तो हम बड़ा करेंगे इसलिए कि देश के काम आ सके मेरा बेटा। तो ऐसी माँ जो ऐसे भाव से शिशु को जन्म दे रही है जिसका उद्देश्य लोक कल्याण है, ये नहीं कि मेरे कुल का नाम रोशन करे, देश के नाम रोशन करे। वो आप मेंटल हेल्थ सोचो, वो कितना समृद्ध मानसिकता रही है उन पूर्वजों की जिन्होंने ऐसे गीत रचाए। तो मैं तो हमेशा बोलती हूँ, कनेक्ट टू योर रूट्स। यदि आप जड़ों से जुड़े रहेंगे, परंपरा से जुड़े रहेंगे, संस्कृति से जुड़े रहेंगे और इनके मायनों को समझते रहेंगे, रिश्तों को जीते रहेंगे। रिश्तों को जीने का मतलब है अहंकार विहीन हो जाएंगे,
खुल करके मिलेंगे। मेंटल हेल्थ क्या दूर भागेंगे, कोई हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, इल हेल्थ कुछ नहीं। स्वस्थ रहने का तरीका है प्रसन्न रहिए, सबसे जोड़िए, सबको जोड़िए। जी मैम। मैम, आपने पर्व की बात करी तो हमारा एक अनुरोध था आपसे कि छठ महापर्व के लिए अगर आप कुछ सुना देती। छठ तो भी बड़ा दूर है। फिर भी छठ तो महापर्व है मैम, तो एक अगर आपसे कुछ हम अनुरोध कर आप सकते। बिहार से हैं इसका मतलब? जी जी जी। कहाँ से? पटना से मैम। ओह, तभी। काचही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए। अरे बाट जे पूछेला रे बटोहिया, बहंगी के करा के जाए, बहंगी के करा के जाए। तुहरी जे बानी छठी मैया, तुहरी जे बानी छठी मैया, बहंगी घाटे पहुँचाए, बहंगी घाटे पहुँचाए। और जो मैं बात कह रही थी कि कैसे पर्व परिवार को जोड़ते हैं। होई ना बलम जी का हरिया, बलम जी इस बार कहार नहीं लेकर के जाएंगे छठी मैया की बहंगी, आपको लेकर के चलना होगा। होई ना बलम जी कहरिया, बहंगी घाटे पहुँचाए, बहंगी लचकत जाए, बहंगी घाटे पहुँचाए, बहंगी लचकत जाए, जाए रे। ना अच्छा लगा मैम, बहुत अच्छा मैम। तो जहाँ पर्व और त्योहार एक साथ रहना सिखाते हो, जोड़ना सिखाते हो, ये मेंटल हेल्थ तो आ ही इसलिए रही है क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं परिवार से दूर हो गए, रिश्तों से दूर हो गए। एकाकी रहना मनुष्य का स्वभाव नहीं है, कभी से नहीं रहा। सबसे बड़ी सीख यही है जो संगीत देता है, और खास तौर पे लोकगीत सिखाते हैं कि जुड़े रहिए। यदि नौकरी आपको घर से दूर ले गई है तो भी तरीके हैं जुड़े रहने के लिए, वहां अपना परिवार बना लीजिए। एक हमारा आखिरी सवाल आपसे जी मैम। जी। एक अगर कोई 10 साल का बच्चा आज की डेट में लोक संगीत सीखना चाहे तो उसको क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए? देखिए 10 साल का बच्चा को तो सिखाना नहीं पड़ेगा, वो सीख जाएगा। 10 साल का बच्चा यदि लोकगीत के प्रति रुझान दिखा रहा है, या फोक थिएटर लोक नाट्य के प्रति, या लोक चित्रकला के प्रति, यदि कहीं ना कहीं लोक शैली के प्रति उसमें रुझान है, इसका मतलब उसका बीज पड़ चुका है 10 साल के बच्चे के भीतर यदि है तो। जैसे हम लोग अपना देखते हैं कि उस समय वही सब भाने लगा था, उसी उम्र से भाने लगा था, इसका मतलब परवरिश अच्छी है, इसका मतलब बच्चा दादी के साथ रह रहा है, इसका मतलब माँ को भी रुचि है। और यदि ये संस्कार दिख रहे हैं तो फिर बीज को खाद पानी दिए जाने की जरूरत है। फिर ऐसे में माता पिता पहचाने बच्चे को क्या अच्छा लग रहा है और जिस ओर भी रुचि है उधर ले जाए। और मैं यूं कहूंगी कि हर बच्चे को, यदि आप जिम्मेदार माता पिता हैं तो कोशिश कीजिए वो जड़ों से जुड़ा रहे। एक अच्छा इंसान बनने के लिए बहुत जरूरी है अपनी मिट्टी से जुड़ा रहना। किसी भी अंचल के रहने वाले हों, आपको अपने क्षेत्र का खान पान, परिधान, बोली और गाना कुछ तो आना चाहिए, इतना कि आप उसका आदर करना सीख जाएं। आप सब कलाकार बन जाएं, इसकी बात नहीं है, लेकिन हेय दृष्टि से ना देखें। क्योंकि क्या होता है फिर जब कहीं मजाक उड़ रहा होता है तो आप भी साथ बैठ के ताली बजा रहे होते हैं, वहां आपको खड़े होकर के कहने की जरूरत है कि हेलो, आपको पता नहीं ये क्या बोला गया है, इसका मतलब ये होता है। तो हमें इस तरह के योद्धा चाहिए जो भारत की बात करें, जो अपनी संस्कृति पे गौरव करें। लेकिन माता पिता यदि हंसी मजाक उड़ाएंगे, यदि माता पिता ही कहेंगे और बच्चे को मतलब ये खारिज करेंगे, अरे ये सब तुम्हारे मतलब की चीजें नहीं, छोड़ो, फिर बच्चा क्या सीखेगा। तो आज तो खुशी होती है देखकर मुझे कि अभी तो वक्त बदल रहा है। माता पिता चाह रहे हैं कि ऐसी जगह पे बच्चों को शिक्षा मिले, बच्चों को सिखाया जाए जहाँ वो ये चीजें सीखें।
मैंने तो इन चीज़ों को महसूस करते हुए खुद की दुनिया वैसी बना रखी है। 3 गाय पाल रखी हैं, गायें हैं, तीनों गैया हैं। गौ माता का रोज़ आशीर्वाद मिलता है। छोटी-मोटी खेती है, सब्ज़ी घर की, गेहूँ, धान सब घर का। अब मेरे नाती-पोते हैं, मैं उनको लेकर के पूरा आलू कैसे खेत से निकलता है, मटर तोड़ना सब मैंने ले जाकर सिखाती हूँ, क्योंकि वो असली शिक्षा है। ये सब जब तक धूल में नहीं बच्चे खेलेंगे, आगे नहीं जा पाएँगे। और मेरा तो जीवन का ही सपना है कि ऐसा गुरुकुल बनाऊँ, जिसमें गीत संगीत के साथ-साथ वे जीवन के सभी पद्धतियों में ज्ञान प्राप्त कर सकें। आज के हर बच्चे को प्रार्थनाएँ आनी चाहिए, यज्ञ का महत्व समझ में आना चाहिए। संस्कृत के कम से कम 5 श्लोक तो याद होने चाहिए। इतना तो मुझे लगता है कि माता-पिता बच्चों को संस्कार दे सके, क्योंकि ये सारी चीज़ें स्कूलों से नहीं आ सकती हैं, इसकी पाठशाला घर ही है। तो मैं यही संदेश दूँगी कि बच्चे सब कुछ कर सकते हैं। संगीत सीखना चाहें, संगीत की ओर जाएँ, खिलाड़ी बनना चाहें, खिलाड़ी बनें। लेकिन एक चीज़ करने के कारण दूसरी कॉम्प्रोमाइज़ होती है, ऐसा मैं नहीं मानती। तो आप इफ यू वांट टू एक्सेल, आप सब कुछ कर सकते हैं, बशर्ते जीवन के सभी क्षेत्र में समान अनुपात से निष्ठा हो, समर्पण हो और पूरी मेहनत हो। अब हमारे 3 सवाल रैपिड फायर हैं जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, इसका आपको ओह! शॉर्ट आंसर देना है। एक गुरु वाक्य जो आपके साथ रह गया। बहुत सारे ऐसे गुरु वाक्य हैं। जैसे एक गुरु ने कहा कि आर्टिस्ट जिस तरह से बैठता है मंच पे, निगाह उधर ही जानी चाहिए, बैठने का मिजाज, वो रह गया एक उस्ताद की। और एक बहुत बड़ी सीख जो रह गई, वो ये जो अप्पा जी ने मुझसे कही, और हमेशा उन्होंने कहा कि एक चीज़ की कोई तुम्हारा अहित भी चाहे, तो तुम क्षमा कर देना, मन में कुछ न रखना। कलाकार वही बनता है जो बड़े मन वाला हो। और वो मैंने ऐसे आंचल में गांठ की तरह उसे बांध लिया कि इससे सुंदर कोई सीख नहीं हो सकती। जितना बड़ा मन होगा, उतना विशाल आपका भाव संगीत ही नहीं, समाज सबके लिए होगा। तो वो मेरे संग आज भी सीख है। वह हमारा दूसरा सवाल है कि आप अगर किसी के साथ डुएट गाना चाहती हैं तो वो कलाकार जीवित या जा चुके कौन से होंगे? डुएट वैसे गाने के बहुत मौके मिले और कई लोगों के संग गाया है मैंने, लेकिन शायद कोई संदेह नहीं, किशोर कुमार साहब यदि डुएट गाती कभी, क्योंकि लेकिन फिल्म प्लेबैक की कभी वो रुझान नहीं रहा मेरा। लेकिन वो क्योंकि वो तो खुद वो किरदार बन जाते थे जो वो गाते थे, तो जो एक कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए डुएट को, तो वो उनके जैसा कोई नहीं। इन टर्म्स ऑफ डुएट में जो एक मेल वॉइस को जो कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए फीमेल वॉइस को, तो ही वाज टू मेनी कैरेक्टर्स इन वन वॉइस, इसलिए। जी। एंड मैम, हमारा आज का आखिरी सवाल, आपने पहला गाना कौन सा पब्लिकली गाया था, अगर आपको याद हो तो? भाई ऐसा है, मैं तो उन बच्चों में शुमार थी जो कहीं भी गा देते थे और कुछ भी गा देते थे। माँ ने कहा आज हाथ सुनाओ, तो मैं हमेशा गाती थी। लेकिन मैं सुना देती हूँ, भजन था मलूक दास जी का। दीन बंधु दीनानाथ मेरी सुध लीजिए, दीन बंधु दीनानाथ मेरी सुध लीजिए, दीन बंधु दीनानाथ। बहुत बहुत धन्यवाद मैम कि आप अपना कीमती समय निकाल कर हमारे इस पॉडकास्ट में आई। मुझे आशा है कि ये पॉडकास्ट आप सभी लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच मैम। बहुत बहुत आभार बुलाने के लिए ऋचा।